हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजी मेडिकल। तो आज का अपना टॉपिक है सीमन एनालिसिस के बारे में। तो आइए देखते हैं सीमन एनालिसिस के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि सीमन होता क्या है। तो नॉर्मल सीमन इज एन एड मिक्सचर ऑफ स्पर्मेटोजोआ सस्पेंडेड इन सेमिनल प्लाज्मा, यानी कि अपना जो सेमिनल वेसिकल्स होते हैं या फिर जो अपना इजैकुलेटरी डक्ट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, सीमन का प्रोडक्शन करते हैं, जो कि सेमिनल प्लाज्मा के अंदर जो स्पर्मेटाजोआ है यानी कि स्पर्म्स की बात हो रही है, वो जब मिक्स होते हैं तो उसे हम बोलते हैं सीमन। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो सीमन एनालिसिस हम कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, इसके पीछे हमारे क्या क्या मोटिव्स है। तो सबसे पहले देखते हैं टू जज द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ सीमन, यानी कि अपना जो सीमन है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी, यानी उसका जो कितना सीमन है, कितना ml जो है वो इजैकुलेट कर पा रहा है वो, और उसके अंदर जो स्पर्म है उनकी पावर, उनकी जो क्वालिटी देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सीमन एनालिसिस करवाते हैं। सेकंड है टू नो वेदर इजैकुलेट इज फिट फॉर प्रिजर्वेशन, और सेकंड ये अपना ऑब्जेक्टिव है कि जो अपन सीमन प्रिजर्वेशन करते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, तो वो जो प्रिजर्वेशन के लिए जो सीमन है वो फिट है या नहीं है, वो उसके लिए ठीक है या नहीं है। आपने देखा होगा कि कई जो लोग हैं जैसे एक्ट्रेस हो गए या फिर एक्टर्स हो गए, वो बहुत लॉन्ग टाइम तक क्या नहीं करते, शादी नहीं करते। ठीक है, जैसे 50-55 की उम्र में जाके वो क्या करते हैं, शादी करते हैं, मैरिज करते हैं। उस टाइम भी उनके जो है क्या हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं। क्यों होते हैं ऐसा? क्योंकि वो जो अपना जो सीमन है वो उनकी जो एडल्ट एज होती है उसी समय क्या करवा देते हैं, प्रिजर्व करवा देते हैं, और आफ्टर टाइम जब उनकी जो भी उनकी फैमिली प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, उस समय उनको यूज करते हैं। तो ये अपना क्या किया जाता है, सीमन को प्रिजर्व करने के लिए सीमन के अंदर जो क्वालिटी है या उसके लिए वो फिट है या नहीं है, इसको इवालुएट करने के लिए भी हम सीमन एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट है टू नो द डाइल्यूशन रेट, यानी कि इसको जानने के लिए जो सीमन है उसकी डाइल्यूशन रेट क्या है उसको पता करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सीमन एनालिसिस करवाते हैं। नेक्स्ट है टू डिटेक्ट मेल इनफर्टिलिटी, अगला ये हम पता करने के लिए कि जो मेल है वो इनफर्टिलेट तो नहीं है, वो जो है अपना जो स्पर्म है वो ओवम को फर्टिलेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, यानी मेल की जो इनफर्टिलिटी है उसको चेकआउट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, सीमन एनालिसिस करवाते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जामिनेशन। ये तो बात होगी कि सीमन होता क्या है, कब कब हमें सीमन एनालिसिस करवाना है। अब हमें देखना है कि सीमन को एनालिसिस करते कैसे हैं। तो हमने देखा था अभी अपने जो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था CSF एग्जामिनेशन के बारे में, तो हमने बताया था कि जो भी फ्लूइड है उसको एग्जामिन करने के 4 तरीके होते हैं। पहला होता है फिजिकल एग्जामिनेशन, दूसरा होता है केमिकल एग्जामिनेशन, तीसरा होता है अपना माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन, और फोर्थ होता है सीरोलॉजिकल टेस्ट। तो सबसे पहले इसमें भी पहला मेथड यूज करेंगे हम, कौन सा, फिजिकल एग्जामिनेशन, जो बिल्कुल आसान है, नॉर्मल जो लेबोरेटरी वैल्यूज है उनसे पता कर सकते हैं। तो सबसे पहला है अपना फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हम सबसे जो पहले देखेंगे, अपीयरेंस की बात करेंगे कि अपना जो नॉर्मल जो सीमन होता है वो कैसा होता है, क्लाउडी वाइट टू ग्रे कलर का होता है, यानी कि क्लाउडी होता है वो सीमन, नॉर्मल जो होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, तो हमें उसके अंदर क्या क्या अल्ट्रेशन दिख सकते हैं। क्लाउडीनेस जो आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है, स्पर्म डेंसिटी के वजह से आ रहा है। जितने ज़्यादा स्पर्म होंगे वो उतना ही ज़्यादा ग्रेइश कलर का होता जाता है और क्लाउडी अपीयरेंस देता है। ये नॉर्मल कंडीशन है। अगर सीमन येलो कलर का है, ये तो नॉर्मल हो गया कि क्लाउडी होता है। हमने सीमन को क्या किया, कलेक्ट किया, और उसका जब हम कलर देखने गए तो नॉर्मल तो क्लाउडी होता है वो, लेकिन अगर वो कौन से कलर का आ रहा है, येलो कलर का दिखाई दे रहा है, इसका मतलब उससे क्या है, पायोस्पर्मिया की कंडीशन हो सकती है। अब बात आती है कि पायोस्पर्मिया क्या होता है, कि स्पर्म जो अपना सीमन है, सीमन के अंदर अगर WBC की मात्रा बढ़ जाए, WBC सेल्स अगर इंक्रीज हो जाती है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं पायोस्पर्मिया। ठीक है, तो अगर येलो कलर का सीमन है तो वो पायोस्पर्मिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट आता है रस्ट। रस्ट का अगर कलर आ रहा है, जैसे जंग टाइप का अगर हो रहा है, तो उसके अंदर माइनर ब्लीडिंग, यानी कि रेडिश कलर का अगर सीमन आ रहा है तो उसके अंदर क्या हो सकती है, माइनर ब्लीडिंग, यानी कि ब्लड उसके अंदर हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाइट क्लियर सीमन। अगर किसी का क्लियर जो सीमन है बिल्कुल व्हाइट है, क्लियर है, तो उसके अंदर एजुस्पर्मिया, यानी कि उसके अंदर जो है स्पर्म के काउंट बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, स्पर्म नहीं है तो जो सीमन है वो कैसे दिखाई देगा, व्हाइट क्लियर सीमन दिखाई देता है।
ठीक है। तो ये हम जो है कलर के हिसाब से इसको एग्जामिन कर सकते हैं। वही बात करें वॉल्यूम की, कि जो सीमन है उसका जो नॉर्मल वॉल्यूम कितनी होती है, तो एक बार जब इजैकुलेट किया जाता है सीमन तो उसमें 2 to 5 ml की होती है सीमन की वॉल्यूम आती है, ठीक है। लेकिन अगर कोई पेशेंट है या कोई व्यक्ति है उसका जो वॉल्यूम है सीमन का वो 2 ml से कम है, 2 से क्या है कम है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोस्पर्मिया की कंडीशन उसे होगी। अगर उसके 2 से ज़्यादा है, सीमन जो है 5 ml से ज़्यादा आ रहा है तो उसे हाइपरस्पर्मिया की कंडीशन होगी। और कुछ लोग पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके सीमन इजैकुलेट ही नहीं होता, सीमन ही नहीं हो रहा, तो उसे हम बोलते हैं एस्पर्मिया, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन हो गए अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कोगुलेशन। कोगुलेशन नॉर्मली जो है सीमन कोगुलेट हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर कोगुलेट नहीं हो पा रहा है सीमन, जैसे सीमन इजैकुलेट होगा एनवायरमेंट में जाएगा वो कोगुलेट हो जाएगा। अगर सीमन कोगुलेट नहीं हो पा रहा है तो कॉन्जेनाइटल एब्सेंस ऑफ वाइस डिफरेंस, वाइस डिफरेंस है, वाइस डिफरेंस जो कि एपिडिडाइमस के आगे का पार्ट है, जो हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसमें आपने पढ़ा होगा बेसिक में। तो जो वाइस डिफरेंस है वो जन्मजात कॉन्जेनाइटल होता है बाई बर्थ ही, अगर वो एब्सेंट है तो उस कंडीशन में जो है कोगुलेशन नहीं होगा। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ इजैकुलेटरी डक्ट, जो इजैकुलेटरी डक्ट्स है जिसके थ्रू सीमन बाहर आ रहा है, उसके अंदर किसी प्रकार का अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो भी कोगुलेशन की प्रोसेस देखने को नहीं मिलेगी और नॉर्मली जो है सीमन कोगुलेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं लिक्विफिकेशन। इसमें क्या होता है, जैसे सीमन है, सीमन को इजैकुलेट किया तो कुछ सेकंड तक वो क्या रहेगा, कोगुलेट हो जाएगा, फिर उसके बाद में वापस से वो लिक्विफिकेशन होगा, वापस से वो क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। नॉर्मल प्रोसेस में ये होता है। तो नेक्स्ट आता है लिक्विफिकेशन, कि जो सीमन है वो लिक्विफाई कितनी देर में होता है। तो सबसे पहले रूम टेम्परेचर पे जो है सीमन 30 मिनट तक जो है क्या हो जाता है, लिक्विफाई हो जाता है। लेकिन अगर इनकम्प्लीट लिक्विफिकेशन देखने को मिल रहा है तो कुछ ना कुछ क्या है, एबनॉर्मलिटीज है। अगर रूम टेम्परेचर पे 30 मिनट्स के अंदर अगर लिक्विफाई नहीं हो रहा है सीमन तो उस कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलता है, ये इंडिकेट करता है डिसफंक्शन ऑफ असेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लाइक प्रोस्टेट, यानी प्रोस्टेट जो ग्लैंड है या फिर अदर जो अपने जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनके अंदर किसी ना किसी प्रकार का डिसफंक्शन है, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो क्या नहीं हो पा रहा, लिक्विफिकेशन उसका नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं ओडर की, कि जो सीमन है उसकी जो गंध है, ओडर है, वो किस प्रकार की होती है। तो जो नॉर्मल जो सीमन होता है उसकी जो गंध है या ओडर है वो होती है पनगेट ओडर, ठीक है। पनगेट क्या होती है, एक स्ट्रॉन्ग ओडर है और शार्प ओडर है, तीखी और बहुत स्ट्रॉन्ग ओडर होती है, उसे हम बोलते हैं पनगेट ओडर, ठीक है। ये नॉर्मल है। अगर किसी के सीमन में पनगेट ओडर नहीं है, उसमें किसी प्रकार की गंध नहीं आ रही है, एब्सेंस है, तो उसे प्रोस्टेट जो उसकी ग्लैंड है उसकी एक्टिविटी में कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी है, कुछ ना कुछ डिसफंक्शन है उसके, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीएच की, कि जो अपना जो सीमन है उसका पीएच कितना होता है। नॉर्मल सीमन का जो पीएच है 7.2 से लेके 8 क्या होता है उसका पीएच होता है। लेकिन अगर किसी का पीएच 7.2 से कम है, या हम कह सकते हैं 7 से भी क्या है कम है, तो उसको डिसजेनेसिस सेमिनल वेसिकल्स जो है वो प्रॉपर रूप से क्या नहीं हो पाया, उसका फॉर्मेशन नहीं हुआ है। उस कंडीशन में जो है उसका पीएच क्या रहेगा, 7 से कम रहेगा और जो उसका सीमन है वो एसिडिक रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि 7 से ज़्यादा है, यानी कि 8 तक तो चल जाएगा, यदि 8 से ज़्यादा है तो उसे ओर्चाइटिस सेमिनल वेसिकुलाइटिस नाम की जो डिजीज है ये होने की पूरी उसकी प्रोबेबिलिटी होती है। तो अपना जो नेक्स्ट मेथड है वो है बायोकेमिकल टेस्ट, ठीक है। इस बायोकेमिकल एग्जामिनेशन के थ्रू भी हम क्या करेंगे, जो सीमेंस के अंदर जितने भी केमिकल्स हैं, जितने भी एंजाइम्स हैं, उनका इवैल्यूएशन करते हुए हम क्या करेंगे, सीमन एनालिसिस करेंगे। इसमें सबसे पहला अपना आता है फ्रक्टोलाइसिस। फ्रक्टोज जो क्या है, सीमन के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जो है शुगर होती है। तो सीमन कितना यूटिलाइज कर रहा है फ्रक्टोज का, तो वो जो है सीमन की क्वालिटी को इंडिकेट करता है। जैसे कि फ्रक्टोज इज द मेन शुगर प्रेजेंट इन सीमन, यानी सीमन के अंदर जो मेन शुगर है वो फ्रक्टोज है, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ सीमन, यानी जो सीमन की जो क्वालिटी है इज असेस्ड बाय, वो असेस की जाती है मेजरिंग द रेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फ्रक्टोज, यानी कि सीमन के द्वारा कितनी फ्रक्टोज को यूटिलाइज किया गया है, यही जो है सीमन की क्वालिटी को क्या करता है, इंडिकेट करता है। नेक्स्ट हम बात करें जिंक की, तो सीमन के अंदर जो है 14 mg% क्या पाया जाता है, जिंक पाया जाता है, जो कि एक अच्छा जो है क्वालिटेटिव जो है सीमन के लिए इंडिकेट करता है। नेक्स्ट है
हाई एलुरोनिडेज एंजाइम। हाई एलुरोनिडेज एंजाइम जो क्या होता है, ये जो अपनी ओवम है, ठीक है, ओवम की जो सबसे आउटर लेयर है, उस आउटर लेयर को जो स्पर्म आएगा वो पेनिट्रेट करेगा, वो पेनिट्रेट जिसकी वजह से करेगा वो हाई एलुरोनिडेज एंजाइम होता है, जो इस लेयर को क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा और स्पर्म को इसमें पेनिट्रेट करने के लिए क्या करेगा, हेल्प करता है। इसी के अलावा और भी है एसिड फॉस्फेट टेस्ट और सिट्रिक एसिड टेस्ट, जो भी क्या करते हैं अपने फर्टिलाइजेशन के लिए बिल्कुल हेल्पफुल होते हैं। तो इसकी वजह से जो है हम क्या कर सकते हैं, सीमन को एनालिसिस कर सकते हैं, इसकी जो क्वालिटी है उसको। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक टेस्ट। माइक्रोस्कोपिक टेस्ट के अंदर हम किसको देखते हैं, सेल्स को असेस करते हैं, और इस सीमेन के अंदर जो सेल्स है वो कौन है, अपनी मेनली स्पर्म है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मोटिलिटी, ये जो स्पर्म है इसकी मोटिलिटी रेट कितनी है, तो नॉर्मली जो है वो 50% होनी चाहिए, अगर इससे कम होती है तो वो सब फर्टिलाइज जो है सीमन माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पर्म काउंट, जो अपना नॉर्मल वॉल्यूम होगी वो कितनी होगी, 2 to 5 ml जो सीमन इजैकुलेट किया जाता है एक टाइम पे, उसके अंदर जो स्पर्म काउंट होते हैं वो कितने होने चाहिए, नॉर्मली 40 to 300 मिलियंस पर ml, यानी 1 ml के अंदर 40 से 300 मिलियन क्या होते हैं, अपने जो स्पर्म होते हैं। ये अगर स्पर्म काउंट है तो वो जो है सीमन बहुत अच्छा सीमन माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं सीरोलॉजिकल टेस्ट की। इसके अंदर जो है पर्टिकुलर किसी न किसी डिजीज या इन्फेक्शन के लिए यह टेस्ट किया जाता है, जैसे कि सीरोलॉजिकल टेस्ट के अंदर हम क्या करेंगे, एलाइजा टेस्ट करेंगे। ये जो एलिजा जो टेस्ट होगा ये डिटेक्ट करेगा एंटी स्पर्म एंटीबॉडी, यानी कि बॉडी में क्या हो जाती है, ऐसी एंटीबॉडीज बन जाती है जो अपना स्पर्म है उसके प्रोडक्शन को रोक देती है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए एलाइजा टेस्ट करवाया जाता है। तो ये था सीमन एनालिसिस, जिसके बारे में हमने बिल्कुल डिटेल में स्टडी की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।